हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, जो हमारी सीरीज़ जो चल रही है, जो 100 क्वेश्चन है, जिसका पीडीएफ मैं समझ रहा हूँ कि आपके पास होगा, उसको पढ़ा होगा, आप लोगों ने उसको हल भी किया होगा। आइए उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये तरीका बेहतर लगा है तो इंशाल्लाह दोबारा भी इसी तरीके से क्वेश्चन बना के आपके पास भेजे जाएंगे। आप कमेंट करिएगा अगर आपको ये तरीका सही लगा तो, वरना इस ये क्वेश्चन होने के बाद फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उसको सॉल्व कराया जाएगा। और हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि वजाहत के साथ साथ 15-15 क्वेश्चन को हम करें, ताकि आप लोगों को भी एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको हल कर सकें। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दोस्तों, अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन उसको ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि हमारे लिए टाइम का बड़ा मसला है। जब टाइम मिलता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद इसको अपलोड करते हैं, तो लिहाजा बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो जाहिर सी बात उसका नोटिफिकेशन जाएगा, आप उसको कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कि 30 क्वेश्चन हो चुके हैं इस सीरीज़ के। उसका अगला है 31 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई हुई चीज़ों में कौन सी सलाहियत रवायती तहरीरी इम्तिहान में जांची नहीं जा सकती, यानी जांच नहीं सकते आप किस चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए क्या बात की जाती है, रवायती इम्तिहान की, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, जो फॉर्मल एजुकेशन की बात कही जा रही है कि हम स्कूल वगैरह में फॉर्मल एजुकेशन हासिल करते हैं, उसकी जांच के लिए हम क्या क्या चीज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए गहरा मुताला। भाई, आप किसी चीज़ में कितना लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, कितना नहीं हो रही है, फॉर्मल एजुकेशन के एग्जाम में इस चीज़ को जांचा नहीं जा सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मालूमात को नक्शों की ज़बान में मुंतकिल करना। तो मालूमात को कोई भी चीज़ है, आप नक्शे के ज़रिए, ज़ाहिर सी चीज़ है, उसको आप समझा सकते हैं, तो बी ऑप्शन भी सही है। सी क्या है, मखसूस मालूमात के लिए पढ़ना। मखसूस मालूमात के लिए पढ़ना, जैसे आपने उर्दू पढ़ लिया, उर्दू में एक सबक है गांधी जी के बारे में, आपने उसको पढ़ा है, उसके बाद कितनी बच्चों ने मालूमात हासिल की, कितने आपके एक लेसन प्लान आपने पढ़ाया, आपने कितने ऑब्जेक्टिव अचीव किए, तो एक मखसूस मालूमात के लिए भी एग्ज़ाम होता है। लुगत के नामानुस अल्फाज का अंदाज़ा लगाने के लिए भी होता है। भाई, आपके उसमें कुछ मुश्किल अल्फाज होते हैं, उसके माने भी बच्चों को बताते हैं, बाद में उसको पूछ लेते हैं, तो ये भी होता है। यानी चारों बाल, ये ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये जांचा नहीं जा सकता पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दर्ज झैल में तलाश करके बताइए कि एक अच्छे ज़बान के उस्ताद का क्या रोल होता है। एक अच्छे ज़बान के उस्ताद का क्या रोल होता है वो देखते हैं। ज़बान के ऑप्शन ए क्या है कि ऑप्शन ए है, ज़बान के मौसर इस्तेमाल के लिए तलबा को यहाँ पे को कर लीजिएगा, तलबा को भरपूर मौका देना कि अमल की सहूलियत फराहम करना। यानी जो अमल की सहूलियत फराहम करना, यानी उसको एक्टिविटी वगैरह कराना, उसको पूरा मौका देना बोलने का, हर तरह का। पहला ऑप्शन ये है। तो क्या है इसमें कि सबसे अच्छे ज़बान के उस्ताद का क्या रोल होता है। पहला देख लिया आपने, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा, उसके बाद ही ऑप्शन आप सही कर पाएंगे। बच्चों के लिए सरचश्मा और मिसाली उस्ताद होना, ये तो होना चाहिए भाई। बराह रास्त तदरीस और ईमानदाराना तशरीह। बराह रास्त तदरीस का मतलब है जो डायरेक्ट अप्रोच आप पढ़े होंगे, और अगर इस सब चीज़ों की अगर वजाहत की जाए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बहरहाल डायरेक्ट अप्रोच आप लोग पढ़े होंगे, उसको आप जो रास्त तरीका होता है, इसका वीडियो अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। वीडियो अपलोड है उसका, डायरेक्ट अप्रोच का, उसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, चौथा क्या, मुनज़्ज़म तदरीस आमोजिश को यकीनी बनाना। देखिए, आप क्या करते हैं कि अगर बच्चे को भरपूर मौका देते हैं और सहूलत फराहम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो पहले ऑप्शन में आ गई। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है। अगर आपको कोई कहीं पे भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करिए और शेयर करिए उन लोगों तक जिन्होंने उर्दू ज़बान का इंतखाब किया हो, चाहे पहली ज़बान हो चाहे दूसरी ज़बान हो, दोनों के लिए मुफीद होगा। आपको बेहतर लगे, अगर अच्छा लगे कि हमारी कोशिश थोड़ा मोड़ा ठीक है, तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। आपके लाइक करने से क्या होता है कि बस हमारे काम करने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और सोचते हैं कि थोड़ा उसको बेहतर से बेहतर किया जाए। तो आप उसको अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको बेहतर लगे तो, वरना कोई मसला नहीं है।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दर्ज झैल में कौन सा तरीका तलबा के तहरीरी महारत को बेहतर बनाने के लिए दुरुस्त नहीं है। देखिए तहरीरी महारत क्या लिखा है, तहरीरी महारत को बेहतर बनाने के लिए दुरुस्त नहीं है। अब ये देखिए क्वेश्चन, तहरीरी महारत को बेहतर बनाने के लिए कौन सा तरीका दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पे नहीं है, जो वहाँ पे जब भी आप एग्ज़ाम दें तो आप वहाँ पे पढ़ दें अच्छे से, तो वहाँ पे निशान ज़रूर लगा लीजिएगा नहीं है, वरना इसकी वजह से क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं क्या है। काम के नमूनों के ज़रिए इज्तिमाई और ख़ुद तस्हीह के लिए तलबा को तरगीब देना। काम के नमूना तो आप जानते ही हैं के ज़रिए इज्तिमाई और ख़ुद तस्हीह करने के लिए करना। खुद तस्हीह का मतलब कोई गलती कर रहा है तो उसकी खुद उसकी तस्हीह करें, मतलब उसमें जो गलती कर रहा है उसको खुद सही करे और उससे तलबा को तरकीब देने, जब वो सही करे उसको तलबा को तरकीब देना। ये बिल्कुल है, बहुत अच्छा है। ये इस तरह की आप ऑप्शन जो है हमेशा ये ऑप्शन इस तरह के सही होते हैं। आप पेडागोजी में इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं पे भी बच्चे को तरगीब देने की बात हो, खुद तस्हीह यानी वो खुद से गलतियों को सही कर रहा हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमेशा इस तरह के ऑप्शन पेडागोजी में अक्सर व बेशतर ये सही होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए नहीं की बात कही जा रही है। दूसरा क्या है, तलबा की हर गलती को सुर्ख रविशनाई से तस्हीह करना। यानी अगर तलबा कोई गलती कर रहा है तो आप ऐसा मत करिएगा कि अगर उसने गलती कोई हो गई तो उसको डांटना और मतलब बच्चा उसे डीमोटिवेट हो। आपको कोई ऐसी हरकत नहीं कि बच्चे को शर्मिंदगी महसूस हो, इस तरह के कोई काम नहीं करना चाहिए। इसको आप बच्चों की कहीं का आपको गलती इस तरीके से आपको लोगों के सामने नहीं लानी है, बल्कि कोई गलती है तो उसको खुद ऐसा करिए कि वो गलतियों को खुद पहचाने, खुद उसकी इस्लाह करे, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन जो है अगर देखा जाए तो ये सही है, चूँकि यहाँ नहीं पूछ रहा है। तीसरा ऑप्शन तहरीरी काम को आखिरी शक्ल देने से पहले उसको आर्जी ड्राफ्ट तैयार करना, यानी आर्जी जनरल तौर से उसका ड्राफ्ट तैयार करना। आप भी ये तो होता ही है, कोई तहरीरी काम करने से पहले आप किस तरीके से उसको तहरीर करेंगे, और एडिट करने के लिए उसके हौसला अफजाई करना, और कोई गलती वलती हो गई तो उसमें एडिट करें। और चौथा ऑप्शन डी क्या है, तहरीरी काम शुरू करने से पहले तलबा के तहरीरी काम पर बातचीत करना। कोई होमवर्क दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने होमवर्क डायरेक्ट दे दिया, जाहिर सी बात है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं जो पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। आप कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको लगे कि कहीं पे कोई, अगर आपको डाउट कहीं लगे तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। दर्ज झैल में से कौन सा कौल गलत है। 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कौल गलत है। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, कौन सा कौल गलत है। बहुत आसान इसके ऑप्शंस होते हैं, लेकिन क्या है कौन सा कौल गलत पूछ दिया तो अब आपको जो लग रहा है कि पढ़ेंगे तो हाँ ये तो सही है, बस वहीं पे लगा दो, गोला लगा दिए, पता लगा 1 नंबर चला गया। तो इस सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब एग्ज़ाम देंगे आप। तो लिखने और बोलने की महारतों को पढ़ाने के लिए तरसील तदरीस ज़रूरी है। तरसील का मतलब कि आप जो दर्स दे रहे हैं, जो बच्चों को बता रहे हैं, जो पहुंचा रहे हैं उन तक ज़रूरी है। लिखने और बोलने की महारतों के लिए पढ़ाने के लिए तरसील और तदरीस ज़रूरी है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, तरसील और तदरीस आम ज़िंदगी के सूरत हाल में ज़बान का इस्तेमाल पर मरकूज़ है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लिया। तीसरा ऑप्शन है ख्यालात के इजहार और तशरीह के ज़रिए अखज़ माना कराने के लिए तरसील और तदरीस, ठीक है। तीसरा देख लिया। ज़बान और इमला के उसूलों के ज़रिए क़वाइद और ज़ख़ीरे अल्फाज। अब यहाँ पे क्या देखा है, कौन सा कौल गलत है। आपको लगेगा कि सारा कौल सही है। लिखने और बोलने की महारतों के लिए, भाई लिखना और पढ़ने के लिए आपको दर्स देना ज़रूरी है, पढ़ाना, इफ़हाम व तक़वीम, दर्स व तदरीस ज़रूरी है आपकी, ठीक है। पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा देखते हैं, तरसील व तदरीस आम ज़िंदगी की सूरत हाल में ज़बान का इस्तेमाल। आप जानते हैं कि लर्नर सेंटर होती है, टीचर जो टीचिंग चले, जो मॉडर्न टीचिंग है वो लर्नर सेंटर है, यानी लर्नर सेंटर है, स्टूडेंट सेंटर है। अब उसमें क्या होता है कि बच्चे की आम ज़िंदगी से जोड़िए, प्रीवियस नॉलेज के ज़रिए से, साबिक़ा मालूमात से बच्चों को कुछ सवालात करिए, उसके बाद आखिर का एक सवाल मुश्किल थोड़ा सा बनाते हैं ताकि कुछ बच्चे उसका जवाब न देगा, उससे और नई सबक का तारुफ कराते हैं उसको। तो ये है आम सूरत हाल से उसको जोड़ कर पढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है। पूछा है कौन सा गलत है। तीसरा देखते हैं, ख़यालात के इजहार और तशरीह के ज़रिए अखज़ माना कराने से तरसे। अब मान लीजिए कि बच्चे से आपने कोई कहानी पूछ ली, उससे कोई ख़यालात पूछ लिए, किसी चीज़ की तशरीह पूछ ली,
तो बच्चा जब तशरीह वो बताएगा किसी चीज़ की, जाहिर सी बात है वो अपने लफ्ज़ों में वो बताएगा जितना उसको समझ में आया। ऐसा नहीं है वो मुश्किल अल्फाज निकल के वो रट के तो बता नहीं रहा है कि नहीं, तो उसको मतलब नहीं मालूम था उसने रट लिया, लिहाजा उसमें अल्फाज और अखज़ माने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर एक मुअल्लिम पढ़ाता है तो अखज़ और माने की ज़रूरत पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ऑप्शंस आपको समझ में आ रहे होंगे। और ज़बान और इमला, जाहिर सी बात है ज़बान का ताल्लुक इमले से, अगर आपका इमला, अगर ज़बान और ज़ख़ीरे अल्फाज सही अच्छे हैं तो आपका इमला भी दुरुस्त होगा। डी ऑप्शन यानी ये भी सही है, लेकिन ये गलत पूछा है, लिहाजा इस वजह से देखा जाए तो सी सही है। आप इसको कई बार पढ़िएगा, क्वेश्चन इसी तरह के टकराते हैं। अब ये देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। एक मुश्तरक काबिलियत के ग्रुप के क्लास में, एक मुश्तरक काबिलियत के ग्रुप की क्लास वो है जिसमें, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मुश्तरक जो है, मुश्तरक के माने अगर देखेंगे तो इंग्लिश में अगर देखेंगे शेयरिंग आएगा। तो यहाँ पे मुश्तरक काबिलियत के यहाँ पे जो कहा गया है, अगर आप देखिए सीटेट में जो उर्दू पूछा जाता है तो उसमें आप ऑप्शन के ज़रिए से आप उर्दू को समझने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन के ज़रिए से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। कभी कभी ऐसा होता नहीं कि आप उसको उस हिसाब से लफ्ज़ी माने के हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं कि सीटेट भी वही सोच रहा होगा। लिहाजा आप उर्दू में जब कोई भी सवाल हल करेंगे तो ऑप्शन के साथ भी उस क्वेश्चन को रिलेट करके आप समझने की कोशिश करें। मुश्तरक काबिलियत, अब यहाँ पे देख लीजिएगा मुश्तरक काबिलियत का मतलब कि अब यहाँ पे है कि मुश्तरक काबिलियत का मतलब, अगर आप सीटेट का पेपर है गालिबन 2013 में पूछा गया, ये 2013 का पेपर है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। मुश्तरक का मतलब ये है कि अलग अलग काबिलियत वाले बच्चे। अब इसमें क्या होता है भाई, क्वेश्चन वाज़ेह नहीं है कि काबिलियत में बहुत सारी चीज़ें, इससे मालूम नहीं था शमूलियाती तालीम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, कोई क्लियर नहीं है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन हम जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कमज़ोर और जैसे आप देखिए जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबकों के बच्चे एक साथ बैठते हैं, तो इसमें भी क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबकों में एक साथ पढ़ते हैं। अब मुख्तलिफ तबकों में अलग अलग बच्चे, अलग अलग सलाहियत के भी बच्चे होते हैं। अब इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है, कमज़ोर और तेज़ बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, लड़के और लड़कियाँ एक साथ बैठते हैं, लड़के के अंदर भी काबिलियत होती है, दूसरे मुख्तलिफ ममालिक के बच्चे भी एक साथ पढ़ते हैं। चलिए मान लीजिए हम प्राइमरी की बात करें तो चौथा ऑप्शन काट देते हैं, चलो नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुश्तरक काबिलियत का मतलब आप समझिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, शमूलियाती तालीम की बात हो रही है, जहाँ पे हर तरह के बच्चे, स्पेशल बच्चे, कमज़ोर बच्चे, तेज़ बच्चे, ज़हीन बच्चे, जो फिजिकली जो इम्पेयर्ड होते हैं या उस तरह के बच्चे, वो सारी चीज़ें शमूलियाती इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, वहाँ पे ये ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा हो, मैं सही समझा पा रहा हूँ तो उसको भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अब यहाँ पे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक उस्ताद को ये मालूम होता है कि उसके क्लास में कुछ बच्चे ज़बान के सवालों के पर्चे में लिखने के हिस्से में कम ग्रेड हासिल करती हैं। ठीक, वो इस बात को जानने के लिए एक टेस्ट करता है। ठीक, हम इस टेस्ट को क्या कहेंगे? आपने टीचिंग की है, टीचिंग प्रैक्टिस की होगी आपने, वहाँ पे आप जब देखते हैं कि कुछ दस्ता वगैरह लगता है, हिंदी में अगर दस्ता वगैरह कहते हैं उसको, रेमिडियल क्लास कहते हैं कि रेमिडियल क्लास लगाई जाती है। तो रेमिडियल क्लास क्यों लगाई जाती है? रेमिडियल क्लास जो है वो इसलिए लगाई जाती है कि बच्चे के अंदर डायग्नोस करते हैं हम किसी चीज़। डायग्नोस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को हम, किसी चीज़ का पता लगाना। डायग्नोस अक्सर मेडिकल में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब से साइकोलॉजी और मॉडर्न एजुकेशन आया तो हर चीज़ को एजुकेशन से रिलेट करके बच्चों को सिखाया जाता है। डायग्नोस करने का मतलब क्या है कि आपने कोई एक उर्दू का पेपर करा लिया, उर्दू का पेपर कराने के बाद देखा कि कुछ बच्चे इमले में गलती कर रहे हैं, या उनको इमले वगैरह में गलती कर रहे हैं, या अल्फाज को सही से लिख नहीं पा रहे। आपको एक चीज़ मालूम होगा कि इमले में गलती कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अगर ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं तो उनका एक ग्रुप बनाइएगा। ग्रुप बनाने के बाद उनके रेमिडियल का आप क्लास कराइएगा। तो रेमिडियल जो क्लास कराएंगे क्या करेंगे, उसमें कुछ ख़ास तशख़ीस कर देंगे, ख़ास बच्चों की जांच कराएंगे। तो ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
वो तशख़ीसी जांच होगी, ठीक है। और रेमीडियल क्लास, जो रेमीडियल है और डायग्नोस्टिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस पे अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम इस सब चीज़ों की अगर अच्छे से वजाहत करने लगे ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होता है। बस कुछ लोग चाहते हैं कि बस हमें जल्दी जल्दी मवाद मिल जाए, और हम ये सोचते हैं कि अगर इससे मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे तरीके से करके आएँ, अगर ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे पढ़ लिया और वहाँ पे रेमीडियल की जगह पे डायग्नोस को क्वेश्चन आ गया तो आप गलत कर दें। ऐसा बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, जहानत का टेस्ट। ये इंटेलिजेंट और पर्सनालिटी का टेस्ट आप साइकोलॉजी में पढ़े होंगे, ये तो नहीं है। कामयाबी का टेस्ट है, ये आप फॉर्मेटिव समेटिव की अगर बात करते हैं ये भी नहीं है। महारत स्किल की ये भी नहीं है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि अगर इस तरह की अगर बात पूरी कहानी देख ली, क्वेश्चन किस तरह का पूछ रहे हैं भाई, कुछ थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस भी अगर आप लगाएंगे, ज़रूरी नहीं कि आपने मान लीजिए पढ़ रखा है, कॉमन सेंस का भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे खासे नंबर आपके सीटेट में आ जाएंगे। तो जहानत के टेस्ट के लिए अलग तरह का पर्सनालिटी का टेस्ट, कामयाबी के टेस्ट उसमें फॉर्मेटिव समेटिव आ जाएगा, और स्किल्स में वो अलग को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह भी शामिल हो जाती हैं, ठीक है। 36 नंबर 37 क्या 36 हो गया, 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद ये है, ये भी लग रहा है 37 ही लिखा हुआ है। बहरहाल क्वेश्चन देखते हैं हम। एक उस्ताद को ये मालूम होता है कि, अब देखिए एक उस्ताद को ये मालूम होता है, भाई क्या मालूम होता है वो भी देख ही लेते हैं। एक उस्ताद अपने तालिब इल्मों को एक रेलवे का टाइम टेबल देता है, रेलवे का टाइम टेबल देता है, ठीक ठीक है भाई, दे दिया। और उससे रेलवे के रिजर्वेशन फॉर्म में दिए गए मफरूज़ात को क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश का टर्म ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि मुनासिब नहीं है या हिंदी का भी साथ में होना चाहिए तो भाई कमेंट करिएगा। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि कोई परेशानी आए। कि मफरूज़ात का मतलब होता है कि डाटा जो है, डाटा कलेक्शन जो जिसको आप कहते हैं, तो डाटा जो है, ठीक है, मफरूज़ात के मुताबिक वो जगह जहाँ जाना है और भरने के लिए कहता है इस सरगर्मी में कौन सी ज़ैली सरगर्मी शामिल है। देखिए कोई भी चीज़ जो होता है जिसको एक सरसरी देख के करना होता है, तो किसी चीज़ को, स्कैमिंग को आप जानते होंगे कि स्कैमिंग किस तरह का, स्कैमिंग के बारे में। बहरहाल आप ऑप्शन को देखते हैं क्या, मालूमात को ज़बानी डायग्राम के फॉर्म में। भाई इस तरह की डायग्राम की तो कोई बात हो नहीं रही है कि डायग्राम की बात हो कि डायग्राम में मुंतकिल करना। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा, हाँ दूसरा ऑप्शन क्या, दूसरे मवाद की मदद से मतून की वजाहत करना। ये देखिए मतून, इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं तो बात फिर समझ में आती है क्वेश्चन क्या, बिल्कुल सीटेट पे क्वेश्चन पूछा गया ये। मतून क्या है, एक बात हो सकता है एक नंबर मिल जाए, मतन की जमा है मतून, मतन की जमा है मतून, ठीक। अब इसके माने क्या होते हैं, इसके माने होते हैं टैक्स के। टैक्स क्या है, अब आप जानते हैं टैक्स जो लिखा हुआ होता है वही टैक्स होता है। तो क्या कहा जा रहा है कि मालूमात को दूसरे मवाद की मदद से मतून की वजाहत करना, जो टैक्स दिया गया उसकी वजाहत करना। चलिए ठीक है, भरने के लिए कह रहा है भाई, वजाहत की भी कोई बात नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, हासिल की हुई मालूमात को स्कैनिंग करना, ठीक। जो स्कैनिंग करना जो होता है वो स्कैनिंग इसी मानों में आता है कि जो आप उसको फॉर्म देख रहे हैं वो एक तरीके से स्कैनिंग कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद हाँ ये देखा है, पढ़ने के जैसे उसने देखा, अरे हाँ ये टिकट है, उसमें यहाँ पे कुछ दिया है, यहाँ पे कुछ दिया है, अच्छा हाँ ये देख लिया, उसको भर दिया, यानी इसको स्कैनिंग करके उसको यहाँ पे उसको भर दिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए स्कैनिंग को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। और डी क्या है, मुख्तलिफ मतून ऊपर भी आया है, इसको बता दिया है कि टेक्स्ट है, मतन की जमा है, इसको भी याद रखिएगा कि मतन की जमा है। वाहिद जमा भी आता है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्या है, मुख्तलिफ मतून के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली का इस्तेमाल करना। इतनी ज़्यादा हिकमत अमली इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो इसलिए अब देखा जाए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मुस्तनद मतन क्या होती है। एक मुस्तनद जो है मतन
कैसी होनी चाहिए। मतन का मतलब अभी ऊपर बताया, मत मतलब टेक्स्ट, यानी पूरी जो इबारत, एक पूरा एक सेंटेंस है, एक पैराग्राफ है, वो अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल वो होता है। आप उसको ज़्यादा जो है आप बस आम तौर से समझिए कि पैराग्राफ, मत और टेक्स्ट वगैरह, बस यही है। ठीक। अब एक मुस्तनद मतन क्या होता है जिसको आप अच्छी मतन कह सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हो, जैसे इश्तिहारात, नोट्स, मज़ामीन वगैरह। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, बी ऑप्शन क्या है, जो किसी ख़ास बड़े माहिर इलाके में महारत हासिल करने वालों से लिया गया हो। जो किसी ख़ास बड़े माहिर इलाके में महारत ना हो, यानी किसी ख़ास चीज़ में माहिर हों, उनसे लिया गया हो। भाई उनसे अगर लिया गया हो, ठीक है, लिया गया हो, लेकिन आप देखिए इसको हल करने के लिए आप कैसे करेंगे। एक मतन को है, आप जब आप करिकुलम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल आप करिकुलम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि निसाब को आप किस तरीके से तदवीन करेंगे, बच्चे की ज़िंदगी से जोड़कर और उनकी नफ्सियात के मुताबिक, उनके दिलचस्पी के मुताबिक, जोग्राफ़िकल आप एरिया देखेंगे उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें जो है उसमें शमूलियत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि ज़्यादा निसाब ऐसा बनाएं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हो। सारे जो पॉइंट हम बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि अलग है, कहीं ना कहीं आपको पॉइंट्स ये आपको ऑप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हो, जैसे इश्तिहारात, नोट्स, मज़ामीन वगैरह। दूसरा क्या, जो किसी ख़ास बड़े माहिर से हो, जैसे माहिर लिसानियत, माहिर फ़लकियात, काट दीजिए इसको, जिसमें नए अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद हो। नए अल्फाज के ज़ख़ीरा अब इतने भी ज़्यादा ना हो कि इबारत मुश्किल हो जाए। हमेशा जो है कोई भी इबारत हो बच्चों के ज़हन के मुताबिक, उनकी उम्र के मुताबिक, उनकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, पहला तो चौथा तो नहीं है। दूसरा क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको जो किसी बड़े, अगर आप हाई स्कूल इंटर में देखेंगे तो किसी एक एक चीज़ के बारे में पूरा सबक होता है, तो ये भी सही है। जिसमें कोई नए अल्फाज हों ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें सही है वो ये है कि जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक़, जैसे इश्तिहारात, मज़ामीन वगैरह। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। बिना बोझ के आमोजिश, लर्निंग विदाउट बर्डन, यशपाल कमेटी का भाई है। यशपाल कमेटी ने जो पेश किया था लर्निंग विदाउट बर्डन, यशपाल कमेटी। आप सबसे पहली बात ये है, हम आपको बता दें कि आप ज़्यादातर जो है ये उर्दू पढ़ रहे हैं आप। एक तो है कि चलिए ठीक है, आपने एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ लिया आपने, ठीक है, लेकिन बज़ाते ख़ुद आप उर्दू पढ़ें तो आप जानते हैं कि ज़्यादातर उर्दू कौन पढ़ते हैं और उर्दू के हालात भी आप जानते हैं कि कैसे हैं। तो ये सब जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, जो नया तदरीसी जो खाका आ रहा है, जो नया पेश आ रहा है, इन सारी चीज़ों की मालूमात आपके पास होनी चाहिए। बतौर एक हिंदुस्तान के नागरिक आपको ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी को उसी हिसाब से बना सकें। भाई जाहिर सी बात है, आप एक मौल्लिम बनने जा रहे हैं तभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब मौल्लिम बन जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हमारे कांटेक्ट में भी बहुत से ऐसे हैं, ज़िंदगी आसान नहीं होती है बनने के बाद। लिहाजा आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करिए, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इन सारी चीज़ों को आप पढ़िए और देखिए क्या फ़ायदा है हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्या नुकसान है, क्या नहीं है। बहरहाल ये तो रही बात की बात, क्वेश्चन देखते हैं। बहरहाल इसको आप बजाते खुद इन सारी चीज़ रिपोर्टों को आप बजाते खुद पढ़ा करिए। मेरी राय यह है कि आप इनको पढ़ें ताकि आपको मालूमात रहे। एग्ज़ाम तो होना है, पास होना है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, बिना बोझ के आमोज़, लर्निंग विदाउट बर्डन के उन्वान से यशपाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशात पेश की हैं। ठीक है,
दरअसल में से कौन सी सिफारिश इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है? ठीक, अब देखते हैं कौन सी नहीं। तदरीस आमोज़ी सरगर्मियों पर दिलचस्पी हो, ये तो सही है, सरगर्मियाँ दिलचस्पी पे होनी चाहिए, यशपाल कमेटी में। दरसी किताबों पर पाबंदी लगनी चाहिए, भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है कि दरसी किताबों पर पाबंदी लगनी चाहिए। भाई दरसी किताबों पर पाबंदी लग जाएगी तो आप कैसी होगी। अब दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा यहाँ पे, अगर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे टकरा जाए कि आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं और आपके पास किताब नहीं हो तो क्या आप तदरीस कर सकते हैं? लैंग्वेज कभी भी बगैर किताब के तदरीस नहीं हो सकती। एसएसटी पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, या आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो बगैर किताब के आप पढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप लेसन प्लान जब बनाते हैं साइंस के, मैथ के, तो आपको लेसन प्लान भी नहीं देखना होता, ना किताब देखनी है आपको। बगैर लेसन प्लान, बगैर किताब, जहन में ऑब्जेक्टिव रख के आपको पढ़ाना है। लेकिन आप उर्दू पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की बुलंद ख़ानी और मौलिम की म्यारी बुलंद ख़ानी बगैर किताब के मुश्किल है, लिहाजा बगैर किताब के ज़बान आप नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो लिहाजा इस हिसाब से इस चीज़ को आप, ये तो हो भी नहीं सकता, कॉमन सेंस भी अगर देखें। तलबा को भारी बस्ते नहीं उठानी चाहिए, जाहिर सी बात है, ये कई चीज़ों में कहा गया है। एनसीएफ वगैरह भी पढ़ेंगे तो वहाँ घर के काम को, यहाँ पे हम पहले आप अभी इससे पहले जो कराया था वहाँ पे घर के काम के बारे में जो एनसीएफ ने कहा था वो बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट था, वो हमने आपको पहुँचाया, वो उसी किताब से जो एनसीएफ की तरफ से जो उर्दू में ट्रांसलेट कराया गया था वहीं से उसकी कॉपी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्या है ऑप्शन यहाँ पे? दरसी किताबों पर पाबंदी, बी ऑप्शन सही है। दिखा गया है कि सिफारिशात में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए बी सही है, आपका बी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। किसी तालिब इल्म में तिब, साइंस, मौसीकी वगैरह की महारत की मखसूस सलाहियत की दरियाफ्त और जांच का इम्तिहान है। देखिए अब पहला ऑप्शन क्या है? फितरी सलाहियत का इम्तिहान। फितरी सलाहियत का इम्तिहान आप देखिए भाई, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में आप ये देखिए किसी भी चीज़ को आप हमेशा माना जाता है कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का दखल होता है किसी चीज़ को सिखाने में। और साइकोलॉजी कहती है कि आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। वाटसन का एक कॉल भी है कि मुझे कुछ बच्चे दो, मैं उसको जो चाहूँगा उसको बना दूँगा। ये सारी चीज़ें आप जहन में रखिएगा। तो फितरी सलाहियत का इम्तिहान की जांच, तो इस तरह की फितरी सलाहियत की जांच, और उसमें क्या कहा जा रहा है? फितरी सलाहियत आपके पास बहुत होती है, आप बोल रहे हैं फितरी सलाहियत है, रोना आपका फितरी सलाहियत है, हंसना आपका फितरी सलाहियत है। ठीक है, दूसरा क्या है ऑप्शन? कारकर्दगी का इम्तिहान, यानी कारकर्दगी का इम्तिहान बच्चों में मौसीकी है, ये एक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें, इसका इम्तिहान भी से। तीसरा है काबिलियत का इम्तिहान, और डी है जहनी रवैये का इम्तिहान। तो इसमें अगर पेडागोजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कारकर्दगी का इम्तिहान, एक्टिविटी का इम्तिहान। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, तश्कीली जांच एक हिदायती अमल है जिसमें तलबा की जांच की जाती है। सीटेट 13 में बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा गया है, और मसला ये है ना कि उर्दू में क्वेश्चन भी गलत आ जाता है, आंसर भी गलत आ जाता है, कुछ भी क्लेम हो, कुछ बढ़ता नंबर नहीं है, थोड़ा एहतियात करिएगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन आया हुआ है 13 में। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, गलत ऑप्शन को सीटेट ने सही माना है। अब देखिए हम कैसे सबूत के साथ बताएंगे आपको। तश्कीली जांच एक हिदायती अमल है जिसमें तलबा की जांच की जाती है, तलबा की जांच की जाती है। ऑप्शन क्या माना है वहाँ पे? सालाना इम्तिहान, सालाना इम्तिहान ऑप्शन माना है। ठीक है, एक होता है, मैं आपको यहीं पे बता दूं, एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है सबमेटिव। फॉर्मेटिव जांच क्या होती है? इसी को उर्दू में तश्कीली कहते हैं। फॉर्मेटिव वो चीज़ होती है कि आपने कोई चीज़ पढ़ाई, कोई एक सबक पढ़ा लिया, उसकी आखिर में अब उसकी जांच कर ली, फॉर्मेटिव हो गया। फॉर्मेटिव में क्या होता है कि बच्चे जो गलतियां करते हैं, बच्चों को गलतियों के बारे में बताया जाता है, उसके बाद गलती को बच्चे सुधारते हैं, और जो जो उनमें गलतियां कमियां होती हैं टीचर उनको निकालता है, बच्चों को बताता है, बाकायदा उसके एनालाइज करता है, उसके बाद बच्चे उसको गलतियों को दूर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या है ऑप्शन देखिएगा, माउन सरगर्मियों के ज़रिए की तश्कीली जांच होती है, बिल्कुल होती है। हर सबक की तदरीस के बाद कराए जाने वाले इम्तिहान को ये भी तश्कीली जांच होती है। ठीक, पूरे सालाना इम्तिहान ये होता है सबमेटिव,
सबमेटिव में क्या होता है, किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं होती है। अब जो हो गया भाई, इसकी बुनियाद पर आपको नेक्स्ट क्लास में डाला जाएगा। अगर फेल हो गए तो कोई सही वही करने की गुंजाइश नहीं है, ठीक, वो हो गया सबमेटिव। अब क्या है, डी क्या है, पूरे साल होने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियाँ। पूरे साल होने वाली जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं उसकी जांच वगैरह होती है, ये भी फॉर्मेटिव सबमेटिव में आ गया है। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन क्या वहाँ पे माना है, सालाना इम्तिहान के ज़रिए। अब यहाँ पे आप ये लगा लीजिए कि मान लीजिए कि नहीं, अगर मान लेते हैं कि चलिए ठीक है नहीं है, तो उसके मान लेते हैं कि चलिए सालाना इम्तिहान यहाँ पे सही है, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि नहीं है, नो है, तो इसका मतलब ये सालाना इम्तिहान की नहीं है। अब आइए हम इसको देखते हैं कि तश्कीली जांच क्या होती है थोड़ा सा। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि क्या बात कही जा रही है। वहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा, अब यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है क्या, तश्कीली कदर पैमाइश क्या है। तश्कीली कदर पैमाइश तदरीसी अमल के दौरान तलबा में इक्तशाफी पेशरफ्त की जांच है। जांच करने के लिए बेहतरीन तरीका है जिसके ज़रिए तलबा, देखिए यहाँ पे पेशरफ्त एक एक चीज़ बताते चले वरना बाद में उसका लफ्ज़ के माने के मसले आ जाते हैं। एक्वायर्ड नॉलेज होता है जो आपने इल्म हासिल किया, ठीक है, कि जांच करने के लिए बेहतरीन तरीका है जिसे तलबा, जिसके ज़रिए तलबा असातिज़ा को मुसलसल बाज़रसी होती है। बाज़रसी का मतलब ये होता है कि फ़ीडबैक मिलता रहता है, मौलिम को और तलबा दोनों को फ़ीडबैक, बाज़रसी हासिल होती है, फ़ीडबैक मिलता रहता है। हर वक्त कमज़ोरी और गलतियों का पता चलता है और हर वक्त रहते इस्लाह करने का मौका हासिल होता है। जमाती तदरीस के दौरान, सबक के ख़त्म होने पर और अमली कारगुजारियों के दौरान इस्तेमाल होने वाले तमाम कदर पैमाए के तरीक़ों को तश्कीली कदर पैमाए के ज़राए हैं। यानी जो बच्चों के अंदर जो कमियां होती रहती हैं वो सारी चीज़ें वो दूर होती रहती हैं, जिनके ज़रिए तदरीसी शुदा मवाद के हवाले से तलबा की पेश रफ्त और महारत की जांच होती है। बच्चे ने क्या सींचा, क्या एक्वायर्ड किया है, वो सारी चीज़ें। ज़बानी सवालात, यूनिट टेस्ट, होम वर्क, क्लास वर्क, अमली तजर्बा, मफरूज़ाती मतलब मफवज़ाती काम या तश्कीली अमल जो डाटाज वगैरह होते हैं, तश्कीली कदर पैमाई के वसाइल हैं जो आम तौर पर मौलिम के ज़रिए तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि फार्मेटिव जो एवेल्यूशन होते हैं वो मौलिम के ज़रिए से ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अमली कारगुजारी और महारतों में वो आदतों की जांच के लिए मुशाहदा का तरीका इस्तेमाल होता है। इसमें मुशाहदाती तरीके भी इस्तेमाल हो सकता है। इस तरीके के इस्तेमाल का मकसद इक्तसाबी और तदरीसी कमज़ोरियों और गलतियों का पता लगाना है। अब क्या पता लगाकर उन्हें दुरुस्त करना है। उन जांचों के नंबरात या ग्रेड हतमी या इख्तितामी नहीं होते हैं बल्कि उनकी नौइयत तशख़ीसी होती है। अब ये इख्तितामी इसमें तो नहीं होते हैं, उसमें चूँकि इस्लाह होती है, उसके लिए इख्तितामी के लिए वो सबमेटिव होता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें इतनी समझने के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब आते हैं दूसरी तरफ। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे नो मतलब नहीं लगा दीजिए तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन ये सही होगा। सीटेट में चूँकि आया हुआ था, गलत माना था, इसलिए इस पर ज़ोर सा टाइम लग गया है। अब देखिए, तदरीस ज़बान को मौसर सबक का आगाज़ कैसे करेंगे। सबक को मौसर आगाज़ करने के लिए भाई क्या करेंगे, इसमें तो कोई ज़्यादा समझना नहीं। जहाँ पे इस तरह की बात आ जाए तो आप समझिए कि बच्चों को सरगर्मियों के ज़रिए, बच्चों को साबका मालूमात के ज़रिए से बच्चों को जोड़ा जाए, वो सही है। तो इसमें देखते हैं भाई, किसी सबक को सरगर्मियों के ज़रिए तहरीक देने के साबका मालूमात के ज़रिए, तो पहला ऑप्शन सही है। और बाकी जो है तख्ते सियाह पर लिखने, ये भी नहीं है। सबक के मकासद को फिर मुरतब करें, ये भी नहीं है। सबक के मवाद को पेश करें, ये भी नहीं है। तो इस तरह की नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाई समझाने के चक्कर में और जो क्वेश्चन गलत पूछ देता है तो उसके बारे में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको जो ओरिजिनल है वो चीज़ आपको मालूम हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। इज्तिमाई सरगर्मी में क्लास में कुछ शोर सुनाई देता है। देखिए हमने इसको किसी क्वेश्चन में पहले डिस्कस किया था कि किसी क्वेश्चन सरगर्मियों में क्या है, शोर सुनाई देता है। तो इसका मतलब क्या है, इज्तिमाई सरगर्मियों में क्लास में अक्सर क्या होता है कि जैसे क्लास में शोर हो रहा है, बाहर से कोई आ रहा है, तो अब उसमें क्या रिएक्शन होगा देखते हैं। उस्ताद नाअहल है इसलिए वो तलबा के डिसिप्लिन में रखने के नाकाम है, ठीक है। भाई सरगर्मी करा रहा है, सरगर्मी में शोर शराबा तो हल्का फुल्का होता ही है, वरना इतने शरीफ बच्चे आगे जाके मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं बन सकते। बहरहाल
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मतलब अगला ऑप्शन, तलबा तहसील ज़बान की किसी भी तामीरी सरगर्मी में मसरूफ़ हूँ। हाँ भाई, ज़बान का ताल्लुक़ ही बोलने से है। अब बोलने ही चाहिए तो हो सकता है कोई मुकाबला हो रहा हो, कोई तहसीली काम हो रहा हो, कोई तामीरी कंट्रैक्ट, कोई चीज़ वो तामीर कर रहे हो, बना रहे हो, तख्लीक़ी सलाहियत का मुज़ाहरा कर रहे हो, तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तलबा गैर मुनज़्ज़म है इसलिए उनके तलीम। भाई तलबा में कोई कमी कभी आप निकालिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप सीटेट पास करना चाहते हो तो तलबा में गलती मत निकालिएगा। ठीक है, क्लास में नज़्म ज़ब्त की वजह से शोर शराबा हो रहा है। भाई नहीं, ट्रेंड है, आप लोग ट्रेंड होके जाएंगे तो बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने तदरीसी स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैथडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए बच्चे शोर कर रहे हैं, सरगर्मी करा रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तदरीसी अमल में तलबा का इश्तराक मुनसिर होता है। इश्तराक मुनसिर होता है। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे इश्तराक एक जगह पिछला आया था तो वहाँ पे हमने कहा कि शमूलियाती है और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आ रही है, वहीं इश्तराक यहाँ पे आ गया। अब ये इश्तराक के माने यहाँ पे शेयरिंग, मतलब तदरीसी अमल में तलबा का इश्तराक यानी शेयर, तलबा की शेयरिंग, यहाँ पे भी एक दूसरे में शामिल हो रहे हैं। उर्दू में मसला ये है कि एक ही लफ्ज़ कई मानों के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैं उसी आप जो है इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी अगर याद करेंगे ना तो आपको कहीं पे भी कहीं कोई परेशानी है उर्दू के साथ साथ, क्योंकि आप साइकोलॉजी में भी वही पढ़ते हैं या इंग्लिश में या उर्दू में पढ़ते ही हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, तो उस टर्मिनोलॉजी को आप उसको समझते रहिए साथ में। ठीक है, यहाँ पे मुनसिर होता है। अब क्या होता है भाई, देखते हैं, जमात के बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनावट से, क्वेश्चन पूछा क्या है, तलबा का इश्तराक मुनसिर होता है तदरीसी। भाई जमात का बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनावट पर, भाई जमात का ठीक है भाई, अब सरकारी स्कूलों में तो ऐसा होता नहीं है कि जमात का बेहतरीन खूबसूरत बनावट हो, तो भाई जितना आपके पास हो तो वसाइल उसी को बेहतर इस्तेमाल करिए। बी ऑप्शन क्या है, तलबा में हौसला और वलवला पैदा करने के लिए, यानी तलबा में हौसला और वलवला पैदा करने के लिए तलबा का इश्तराक मुनसिर होना, यानी उनकी शेयरिंग, उनका पार्टिसिपेशन आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा। बी ऑप्शन अगर इस तरीके से अगर देखा जाए तो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही लग रहा है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भी, तदरीसी निज़ाम या तौर तरीके पर, तदरीसी निज़ाम या तौर तरीके भाई ये भी नहीं है, मुदर्रिस की सलाहियत पे, मुदर्रिस की सलाहियत पे तो होता है, लेकिन मुदर्रिस की सलाहियत तब काम आती है जब उसकी नफ्सियात के साथ जुड़ी हुई हो। ठीक है, वरना ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे आप पीएचडी वालों को ला के प्राइमरी में खड़ा करा दीजिए, वो अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास सलाहियत की कोई कमी नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे 44 नंबर देख लिया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, 15 क्वेश्चन में इतना टाइम लग जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, तदरीसी पेशे में मौल्लिम की कामयाबी के लिए क्या अहम है। तदरीसी पेशे में मौल्लिम की कामयाबी के लिए क्या है, भाई इसको एकदम सीरियस होकर लगाइएगा, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं कि भाई सरकारी हो गए तो कुछ काम हम नहीं करना, आप अपने हक़ को बखूबी अंजाम दीजिएगा। अब देखिए, ए ऑप्शन क्या है, कौम की खुशहाली, कौम की खुशहाली, भाई ठीक है, आप टीचर बन जाएंगे तो कौम की भी खुशहाली होगी, एक अच्छा मुआशरा माहौल बनेगा। दूसरा भी ऑप्शन देखते हैं क्या है, मुदर्रिस की सलाहियत और काबिलियत, मुदर्रिस की सलाहियत और काबिलियत, बिल्कुल भाई। दूसरा क्या है, मुदर्रिस की तालीमी लियाकत, सही भाई, ये दोनों ऑप्शन सी से अब बेहतर तो बी लग रहा है। प्रिंसिपल का ताउन, भाई प्रिंसिपल का ताउन, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल की बात नहीं की जा रही, मौलवी की बात की जा रही है। और कौम की खुशहाली, कौम की खुशहाली हो सकती है, लेकिन क्या लिखा है, तदरीसी पेशे में मौलवी की कामयाबी के लिए क्या सबसे ज़्यादा अहम है। सबसे ज़्यादा जो अहम है वो है बी ऑप्शन की मुदर्रिस की सलाहियत और काबिलियत। अब सलाहियत का मतलब हुनर से आप ले लीजिए, काबिलियत का मतलब दर्स व तदरीस से आप ले लीजिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों आप ये रहा आपका ये पूरा क्वेश्चन, आज इसका तीसरा वीडियो है। आप अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, उन दोस्तों तक पहुँचाइए जिन्होंने उर्दू ज़बान का इंतखाब किया हो, पहली हो या दूसरी ज़बान हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।